नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल टीजी 2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए हमने स्पेशल न्यूमेरिकल क्वेश्चन की सीरीज़ को चला रखा है। उसी सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 51 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में आप सब वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के क्वेश्चन का आगाज़ किया जाए और आपके स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि एक एकल ट्रांसफार्मर में इसके द्वितीयक और प्राथमिक कुंडली में 180 टर्न और 90 टर्न है। से संबंधित इसका रेजिस्टेंस जो है वह द्वितीयक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0.2 ओम और प्राइमरी का जो रेजिस्टेंस है वह 0.05 ओम है। तो इसे प्राथमिक के संदर्भ में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, यानी प्राइमरी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो टोटल रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, आंसर आपको करना है। यहाँ देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग में जो टर्न है वो 180 है और प्राइमरी में जो टर्न है वह 90 है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है वह 0.2 है और प्राइमरी का जो प्रतिरोध है वह 0.05 है। तब इसको हम क्या करेंगे कि प्राइमरी का टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे R01। तो प्राइमरी का टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस प्राइमरी को जो सेकेंडरी में रेफरेंस किया जाएगा, ले जाया जाएगा, तब प्राइमरी का रेजिस्टेंस सेकेंडरी के टर्म में जो होगा वह R2/K² हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं K को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। K = हम N2/N1 कर देते हैं। अब आगे इस फार्मूले के जब हम बढ़ाएंगे फार्मूले को तो क्या लिख सकते हैं, तो R1 प्लस ये लिखेंगे K के जगह पे N2/N1, तो ये बदल करके ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा N1/N2 इंटू R2 और इसका स्क्वायर N2 का हो जाएगा। तो प्राइमरी का टोटल रेजिस्टेंस जो हमें मिला वो कितना हो जाएगा R1 प्लस N1/N2 का होल स्क्वायर इंटू R2। अब इसी में हम मान को पुट करेंगे। तो अब देखिए R1 रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, तो R1 का रेजिस्टेंस ये है, यानी 0.05 प्लस N1/N2। N1 जो है वह 90 टर्न है अपान N2 जो है वह 180 टर्न है का होल स्क्वायर इंटू R2 का रेजिस्टेंस। तो R2 का रेजिस्टेंस जो है वो 0.2 है। अब देखिए 90 दूनी का 180 हो जाएगा 1/2। 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, यानी आगे जब इसको हम हल करेंगे तो ये बन जाएगा 0.05 प्लस 1/4 इंटू 0.2। अब क्या करेंगे कि 1 में 2 से भाग देंगे तो ये जो आएगा 0.25 आ जाएगा। तो अब 0.25 आया इंटू 0.2 कर देंगे तो ये 0.050 हो जाएगा। अब क्या करेंगे तो 0.05 और 0.050 को जोड़ेंगे, जैसा कि ऐसे 0.05 प्लस 0.050 तो हमारा आंसर होगा 0.10, यानी राउंड फिगर में इसको हम 0.1 बोल सकते हैं। जैसा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है 0.1 बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में हमने एक्सप्लेन इसका प्राइमरी और सेकेंडरी में टोटल रेजिस्टेंस, प्राइमरी वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को जब सेकेंडरी में प्रीफर करेंगे और सेकेंडरी को प्राइमरी में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बनेगा, हमने इस पर कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां से कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर की एक 4 पोल डीसी जनरेटर
10 ओम के भार को 20 एम्पियर की आपूर्ति कर रहा है। यदि आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम और शंट क्षेत्र प्रतिरोध यानी शंट फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वह 50 ओम है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। यदि ब्रश पर जो वोल्टेज ड्रॉप है वह 1 वोल्ट का ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। इसमें देखिए, इसमें जो इसका रेजिस्टेंस दिया गया है वो 10 ओम का है और इसमें लोड करंट जो है वह 20 एम्पियर है। अब आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो है वह 0.5 का है और शंट फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वह 50 ओम का है। ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप जो है वह 1 वोल्ट का है। इसमें देखिए ईबी चूँकि जनरेटर है तो हम यहाँ ईजी बोलेंगे, यानी जनरेटिंग ईएमएफ हमें ज्ञात करना है। अब फार्मूला जो लिखेंगे वो देखिए, फार्मूला जो हमारा बनेगा वह V इक्वल टू, चूँकि ब्रश ड्रॉप भी है तो ब्रश ड्रॉप है तो इसको क्या करेंगे, V प्लस ब्रश ड्रॉप इक्वल टू EG माइनस IA RA हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे कि यहाँ टर्मिनल वोल्टेज भी हमें चाहिए, चूँकि ईजी तो हमें निकालना ही है। अब क्या करेंगे कि टर्मिनल वोल्टेज हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा कैसे, तो देखिए लोड करंट तो 20 एम्पियर है और इसका रेजिस्टेंस जो है वो 10 है, तो दोनों का गुणा जब हम करेंगे तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज VT इक्वल टू लोड करंट इनटू रेजिस्टेंस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए लोड करंट 20 एम्पियर की है और रेजिस्टेंस जो है वो 10 का है, तो टर्मिनल वोल्टेज हमें कितना मिल गया, 200 वोल्ट मिला टर्मिनल वोल्टेज। तब यहीं पे हम रखेंगे टर्मिनल वोल्टेज को। तो टर्मिनल वोल्टेज को जब हम 200 रखेंगे तो देखिए यहाँ पे 200 रख देंगे, टर्मिनल वोल्टेज मिला। इसके बाद हम ब्रश का जो ड्रॉप निकालेंगे, तो ब्रश का जो ड्रॉप है वो देखिए यहाँ पे 1 वोल्ट का है, प्रति ब्रश ड्रॉप 1 वोल्ट का है। चूँकि डीसी जनरेटर है तो इसमें 2 ब्रश लगेंगे तो 2 × 1 कर देंगे, ये हमारा टोटल ब्रश पर ड्रॉप हो गया। इक्वल टू ईजी हमें ज्ञात करना है माइनस आर्मेचर करंट। अब आर्मेचर करंट हमें निकालना पड़ेगा, तो आर्मेचर करंट इक्वल टू होता है लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट। लोड करंट क्वेश्चन में दिया गया है 20 एम्पियर प्लस शंट फील्ड करंट हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो शंट फील्ड करंट ज्ञात करने के लिए टर्मिनल वोल्टेज अपान, तो टर्मिनल वोल्टेज तो हमने 200 निकाला है, अपान शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जैसा कि क्वेश्चन में दिया है 50, तो 50 कर देंगे। तो ये 1 0 से 1 0 मारा जाएगा, आप 5 चौका 20 हो जाएगा। तो ये 20 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर 24 एम्पियर जो है वह टोटल आर्मेचर करंट आ गई। तो यहाँ पे क्या कर देंगे कि ईजी माइनस आर्मेचर करंट कितना हमने निकाला, 24 इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस, देखिए यहाँ पे दिया गया है कितना, 0.5। अब जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 2 12, यानी 12 हो जाएगा। यहाँ पे हमें ड्रॉप जो मिला वो 12 वोल्ट का मिला। अब देखिए ईजी करना है, ईजी निकालना है, इधर -12 वोल्ट का जब उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो फाइनली ईजी जो निकलेगा, ईजी इक्वल टू जो मिलेगा हमें वो 200 प्लस इसका गुणा कीजिए 2 × 1 2 प्लस IA ड्रॉप यानी 12। अब क्या हो जाएगा, 200 प्लस 2 प्लस 12, 12 2 14, यानी 214 वोल्ट हमें इस जनरेटर का ईएमएफ मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी 214 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 3rd नंबर कि डार्क रेजिस्टेंस डॉट से संबंधित होता है। डार्क रेजिस्टेंस जो होता है एक प्रकार का पीएन डायोड ही होता है, ये पी और ये एन हो गया, ये पीएन डायोड को ही
हम डार्क रेजिस्टेंस। अब डार्क रेजिस्टेंस संबंधित किससे है, तो यह फोटो डायोड से संबंधित होता है। फोटो डायोड को हम पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। फोटो डायोड रिवर्स बायस में वर्क करता है और ये डिपेंड करता है कि इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, वह लाइट इंटेंसिटी से डिपेंड करता है। हम कह सकते हैं कि लाइट इंटेंसिटी समानुपाती होता है करंट। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर लाइट इंटेंसिटी इसके जंक्शन पर यदि प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो इसमें फ्लो होने वाली जो करंट है वह भी बढ़ेगी। क्लियर? इसका मतलब है कि डार्क रेजिस्टेंस जो होता है वह फोटो डायोड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, डार्क रेजिस्टेंस को हम पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। ये कैसे वर्क करता है, तो ये रिवर्स बायस पे वर्क करता है। अगला क्वेश्चन, इसमें अगर इसको भी देख लीजिए, एलईडी का फुल फॉर्म जो होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है और यह फॉरवर्ड बायस पर सदैव वर्क करता है। अब एलईडी का जो सिंबल होता है वो कैसे होता है, तो एलईडी का सिंबल ऐसे होता है। फोटो डायोड का सिंबल कैसे होता है, तो फोटो डायोड का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। जेनर डायोड है, जेनर डायोड सदैव रिवर्स बायस में काम करता है। वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तब इस जेनर डायोड का सिंबल कैसे होगा, ये जेनर डायोड का सिंबल हो जाएगा। इसके बाद वैरेक्टर डायोड, वैरेक्टर डायोड का सिंबल कैसे होता है, तो वैरेक्टर डायोड जो होता है वो ऐसे होता है। यहाँ पे एक वेरिएबल कैपेसिटर लग जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर की, एक ट्रांसफार्मर में शून्य भार धारा पर प्रयुक्त वोल्टेज डॉट डॉट के पीछे होता है। नो लोड करंट जो होती है वो वोल्टेज के साथ कितने डिग्री पीछे होती है, आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पे नो लोड ग्राफ जो होता है वह ऐसे बनता है। यहाँ पे मेन फ्लक्स हो जाता है और यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज हो जाती है और इस लाइन पर सेकेंडरी वोल्टेज हो जाती है और प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 इसी लाइन पे होता है और सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 भी इसी लाइन पर होता है। अब यहाँ पे जो करंट आती है इसी है नो लोड करंट होती है और नो लोड करंट जो होती है लगभग वोल्टेज से 75 डिग्री लैग करती है। अब नो लोड करंट जो है आई नॉट, इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। इसका मान निकालने के लिए आई डब्ल्यू प्लस आई म्यू कर देते हैं। आई डब्ल्यू जो होता है वाटफुल कंपोनेंट होता है जो प्राइमरी वोल्टेज के फेज में होता है और आई म्यू जो होता है यह वाटलेस कंपोनेंट होता है जो मेन फ्लक्स के फेज में होता है, या बोले तो प्राइमरी वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। इसे मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट भी हम कहते हैं। नो लोड जो करंट होती है वह 2% से 5% तक होती है। इस पर और क्वेश्चन बनते हैं कि प्राइमरी वोल्टेज V1 और सेकेंडरी वोल्टेज V2 के बीच एंगल कितना होता है, तो देखिए सीधी एक लाइन बन रही है यानी 180 डिग्री का एंगल बनता है। इसके बाद प्राइमरी वोल्टेज में इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 के बीच कितना एंगल होगा, तो ये भी सीधी लाइन है 180 डिग्री। इसके बाद प्राइमरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 और सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 के बीच एंगल क्या है, तो यहाँ पर देखिए एक ही लाइन पर आ रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच का जो एंगल है 0 डिग्री होता है। अब रही बात कि सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज होता है वह मेन फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता है। ये सारी चीज़ें इस ग्राफ से आप निकाल सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नो लोड करंट होती है वो वोल्टेज से कितना डिग्री पीछे होती है, तो स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं यहाँ पे 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कि एक एकल कला ट्रांसफार्मर की क्षमता 25 kVA है और 2200 प्राइमरी वोल्टेज है। सेकेंडरी वोल्टेज जो है V2 220 वोल्ट है और ये V1 प्राइमरी वोल्टेज है।
फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो द्वितीयक वाइंडिंग की निर्धारित करंट क्या होगी। सेकेंडरी वाइंडिंग में कितनी करंट फ्लो होगी आपको आंसर करना है। इस पर देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की करंट का हम एक्सप्लेन करते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में हम करंट निकाले I2 तो हमारा फार्मूला बनेगा KVA अपन सेकेंडरी की वोल्टेज। जब यहाँ पे जब आप सेकेंडरी करंट निकालेंगे तो यहाँ पे सेकेंडरी की वोल्टेज भी रहेगी। इसके बाद अगर प्राइमरी की करंट निकालते हैं आप तो फार्मूला क्या बनेगा KVA अपन प्राइमरी की वोल्टेज बन जाएगी। अब यहाँ पे KVA देखिए, यहाँ पे दिया गया है 2500 तो ये 2500 KVA हो जाएगा। अब V2 है, V2 कितना है तो V2 यहाँ पे देखिए 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट हो जाएगा। ये इससे मारा जाएगा 2500/22 में आप जब भाग देंगे तो ये भागफल आएगा 113.64 एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे रही बात कि हो सकता है कहीं पूछ ले प्राइमरी वाइंडिंग की करंट तो फिर क्या निकालेंगे, फिर यहाँ पे KVA रेटिंग यानी 25/000 अपन प्राइमरी वाइंडिंग की वोल्टेज, तो यहाँ पे हम 2200 रख देंगे। ये 20 से 20 मारा जाएगा, ऊपर 250/22 जब भाग देंगे तो इसका जो आएगा 11.36 के आसपास आएगा। यानी जो प्राइमरी करंट होगी वह 11.36 एम्पियर की फ्लो होगी और सेकेंडरी होगी वह 113.64 की बहेगी। तो क्लियर, इस क्वेश्चन का हमने एक्सप्लेन किया। उम्मीद होगा आप सब विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कि टाइम डोमेन वोल्टेज VT इक्वल टू 100 cos 400t -30 डिग्री वोल्ट का फेजर निरूपण क्या होता है। टाइम डोमेन वोल्टेज जब भी पूछे तो टाइम डोमेन वोल्टेज में फेजर निरूपण जब हम करते हैं तो उसमें मैक्सिमम वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस इक्वेशन से जो एंगल मिलता है वो दोनों को एक साथ में लिखा जाता है। देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू के रूप में यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है VT इक्वल टू 100 cos 400t -30 डिग्री। तब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू का इक्वेशन लिख देंगे VT इक्वल टू Vmax sin ω/t प्लस 5 डिग्री। यहाँ पे प्लस माइनस दोनों चलता है 5 डिग्री। अब जब इससे तुलना करेंगे तो देखिए Vmax वोल्टेज का मैक्सिमम मान है ना, तो वोल्टेज का मैक्सिमम मान Vmax का मिला यहाँ पे तो 100 मिला, यानी 100 वोल्टेज का मैक्सिमम मान हो गया। अब एंगल की बात रही तो यहाँ पे देखिए 5 डिग्री है। जब इससे इक्वेशन से तुलना करेंगे तो हमें एंगल कितना मिला 30 डिग्री, वो भी माइनस में मिला। चूँकि चिन्ह भी लिखा जाता है माइनस प्लस दोनों चिन्ह लिए जाते हैं, तो हमें फेजर वोल्टेज का निरूपण जब हमने किया तो क्या मिला 100 वोल्ट का हमें वोल्टेज मिला और एंगल जो मिला वो -30 डिग्री का मिला। ऑप्शन नंबर बी में देखिए यही चीज़ लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर की एक 210 वोल्ट DC शंट मोटर 30 एम्पियर धारा लेता है और 1200 RPM पर चलता है। यदि आर्मेचर और शंट क्षेत्र प्रतिरोध क्रमशः 2.5 ओम और 210 ओम हो तो शंट क्षेत्र धारा का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए शंट मोटर है तो शंट मोटर का जब आप फिगर ड्रा करेंगे तो कुछ ऐसे फिगर इसका बनता है। यहाँ पे शंट फील्ड वाइंडिंग आ जाती है और इधर लोड हो जाता है। ये आर्मेचर हो जाएगा और यहाँ पे शंट फील्ड वाइंडिंग हो जाएगी और यहाँ पे लोड हो जाएगा। अब सीधे सीधे आप देखेंगे तो लोड, आर्मेचर और शंट फील्ड वाइंडिंग ये आपस में जो सर्किट बनाते हैं ये पैरेलल सर्किट बनाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर लोड में हमें 210 वोल्ट का वोल्टेज मिल रहा है तो आर्मेचर पर भी हमें 210 का वोल्टेज मिलेगा और शंट फील्ड वाइंडिंग पर भी हमें 210 का ही वोल्टेज मिलेगा।
अब यहाँ पे पूछा गया है कि शंट फील्ड वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होगी उसका मान क्या होगा। इससे ड्राइंग से आपसे को स्पष्ट हो रहा होगा कि शंट फील्ड वाइंडिंग पर जो हमें वोल्टेज मिलेगा वह 210 का वोल्टेज मिलेगा। अब शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, अब शंट फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 210 ओम। तो इसमें करंट कितनी फ्लो होगी अब हमको निकालना है। तो यहाँ से करंट शंट फील्ड वाइंडिंग की करंट निकालेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज अपन शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, तो टर्मिनल वोल्टेज हमें कितना है मिला है 210 वोल्ट अपन शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना है तो वो भी 210 ओम है। जब इससे भाग देंगे तो 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। इसका मतलब यह है कि शंट फील्ड वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रही है वह 1 एम्पियर की है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर की, एक प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति 1500 आरपीएम है और यदि 1350 आरपीएम पर गति पर चले तो इसका स्लिप क्या होगा। क्वेश्चन जो है कि अगर नो लोड पर इसकी स्पीड, चूँकि सिंक्रोनस मोटर है तो ये कांस्टेंट मोटर ही होती है, लोड पर ज़्यादा इसका वेरिएशन होता नहीं है। तो यहाँ पे 1500 दिया है और मान लीजिए लोडेड कंडीशन होती है तो थोड़ा सा इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, तो उस कंडीशन में इसकी स्पीड जो मिलती है वह 1350 मिलती है। तो फिर इसका वोल्टेज स्लिप का मान क्या होगा, वो भी परसेंटेज स्लिप पूछा गया है। तो परसेंटेज स्लिप जब हम निकालेंगे इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड अपन सिंक्रोनस स्पीड इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे तो 1500 सिंक्रोनस स्पीड है और रोटर स्पीड जो है वह माइनस 1350 हो जाएगा अपन सिंक्रोनस स्पीड 1500 और इंटू 100 हो जाएगा। 1500 में से 1350 आप माइनस करेंगे तो 150 हो जाएगा अपन ये 1500 हो जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो मारा जाएगा, 15 एकम 15 हो जाएगा। 10% का हमें स्लिप मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे याद रखिएगा सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होती है और इसमें स्लिप का मान 0% होता है और इसका प्रयोग हम पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर की 12 ओम की प्रतिरोधकता और 25 ओम के प्रेरणिक प्रतिघात यानी एक्सल वाली एक कुंडली 41 ओम के धारितीय प्रतिघात यानी एक्ससी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। सप्लाई में 230 वोल्ट का वोल्टेज मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की है। तो फिर इस सर्किट की प्रतिबाधा क्या होगी। फिगर से इस क्वेश्चन को जब आप समझिएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा और यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 230 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है इस सर्किट को, रेजिस्टेंस जो है 12 ओम का है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो एक्सल होता है और इसका मान जो है वो देखिए 25 ओम दिया गया है और ये एक्ससी है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इसका मान 41 ओम दिया गया है। अब यहाँ से टोटल इम्पीडेंस सर्किट का बताना है तो Z इक्वल टू √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। चूँकि XC हमने इसलिए किया है क्योंकि XC यहाँ बड़ा है, जो बड़ा होगा उसमें से आप माइनस कर दीजिएगा, इक्वल टू √। अब 12 रेजिस्टेंस का मान कितना है 12 है तो 12 का स्क्वायर क्या करेंगे कर देंगे तो 144 हो जाएगा, प्लस XC कितना है तो 41 है और XL कितना है तो वह 25 है। तो 41 माइनस 25 कितना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा। अब 256 प्लस 144 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा और 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो 20 हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी 20 ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर की, एक टोरॉइड कुंडली 33 सेंटीमीटर लंबी चुंबकीय पथ और 650 एम्पीयर प्रति मीटर का चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य है। यदि कुंडली की धारा 250 एम्पीयर हो तो कुंडली में टर्न की संख्या क्या होगी। यहाँ पे देखिए लंबाई जो दिया गया है वो 33 सेंटीमीटर दिया गया है और चुंबकीय सामर्थ्य जो है यानी H का मान 650 एम्पीयर प्रति मीटर है और करंट जो इस कॉइल में फ्लो हो रही है वह 250। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको याद रखिएगा, यह मिली एम्पियर है। कुंडली में जो करंट फ्लो हो रही है इसको करेक्ट आप कर लीजिएगा, 250 मिली एम्पियर है। अब इसमें टर्न की संख्या ज्ञात करना है तो फार्मूला H इक्वल टू एन आई अपन एल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमें क्या निकालना है, टर्न की संख्या निकालना है। तो टर्न की संख्या n जब हम निकालेंगे तो एच एल अपन आई कर देंगे। अब h हमें क्या मिलेगा, 650 हो जाएगा। एल देखिए 33 सेंटीमीटर है, 33/100 कर देंगे। क्लियर, जब 33/100 ये कंप्लीट मीटर में कन्वर्ट हो गया, अपान कर देंगे। अब ये आई है तो आई कितना है, 250 मिली एम्पियर है। मिली का मतलब हुआ कि ऊपर में हमें 1000 करना पड़ेगा, 1000 हो जाएगा। अब इसी का कैलकुलेशन हमें करना है तो ये देखिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो मारा जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो मारा जाएगा। अब क्या हुआ कि 650 इंटू 33/25 हो जाएगा। जब इसमें आप भाग देंगे तो भागफल जो आएगा वह 858 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 858 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका कंप्लीट आप सब सॉल्यूशन कीजिएगा, मैच आउट कराइएगा कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सब से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप सब शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बाकी और विद्यार्थी चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।